मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? जी हाँ, यानी पाकिस्तान की टीम को कोई भी मंदिर का घंटा समझकर बजाकर चला जाता है। यानी जिस टीम की भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, वो कहता है कि बस पाकिस्तान को ही हमने आड़े हाथों लेना है और मंदिर के घंटे की तरह बजाना है। यार, ये वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर सील्स नामी एक बंदा है जो हमारी मेरा मतलब टीम को सील करके चला गया है। एंड देन उसके बाद जस्टिन ग्रेव्स हैं जो पाकिस्तान की कब्र बनाकर चले गए हैं। एंड देन उसके बाद है शाय होप, जिन्होंने पाकिस्तान की उम्मीदों पर अच्छा खासा पानी फेरा है। उम्मीद जो पाकिस्तान की उम्मीदें थी उसके ऊपर पानी फेरा है। यानी वेस्ट इंडीज की टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं और उनके नाम का जो मतलब बनता है ना, उन्होंने पाकिस्तान की टीम के ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके 14 अगस्त यानी जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है उसका बेहतरीन तोहफा दिया है कि आप आपकी टीम जो है ना इस कैलिबर क्या है। आई मीन व्हाट अ शेम, 34 साल बाद हम जो है वेस्ट इंडीज के अंदर ये सीरीज हारे हैं और 34 साल पहले एक सीरीज ड्रॉ हुई थी, हमारे भी नहीं थे। आई मीन व्हाट अ पैथेटिक परफॉर्मेंस, 202 रन से हम हारे हैं और ये वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा मार्जिन है उनके होम ग्राउंड पर। आई थिंक किसी भी टीम के अगेंस्ट वो इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीते। और जिस वक्त ये मैच हो रहा होता है, रात के 1 बज रहे होते हैं, 12 बज रहे होते हैं, एक आंख खुली एक आंख बंद और पता नहीं क्या हमारी मोहब्बत का जुनून ये है कि हम फिर भी मैच देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जब इस किस्म के रिजल्ट आते हैं तो गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन जो 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 आज मेरे मुंह से अल्फाज अदा हो रहे हैं वो आप लोग सुन रहे हैं। और क्या मतलब इस टीम के अंदर हम जब पैदा ही नहीं हुए थे तब की बात बता रहा हूँ, तब हम लास्ट टाइम जो है वेस्ट इंडीज से हारे थे। और आज यानी आज की जनरेशन को पता ही नहीं है कि मतलब लास्ट टाइम इतना पहले जो है हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज को ड्रॉ किया था। मेरे ख्याल में सबसे पैथेटिक परफॉर्मेंस होगी ये पाकिस्तान की और ये जो करंट एरा की टीम है। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट करते हैं। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक मरतबा सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूएई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा एंड देन उसके बाद फाइनल के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारा। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तानी टीम। फिर उसके बाद पता नहीं हमें क्या हुआ, किसकी नजर लगी, कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारी क्रिकेट बिल्कुल तितर बितर सी हो गई है। देखा जाए तो रेगुलर बेसिस पर कैप्टन का चेंज होना, उसके बाद फिर उसके बाद कोचेस का चेंज होना, मैनेजमेंट का चेंज होना, टीम का चेंज होना, ये फिर ऑब्वियस है। जब आप इस किस्म की बेकायदगी टीम के अंदर करते हैं तो फिर डेफिनेटली इस किस्म के रिजल्ट आना कोई बड़ी बात नहीं। आज जैसन क्लिस्पी जो कि ऑस्ट्रेलिया के फार्मर प्लेयर थे और पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और हंस रहे होंगे। जिस तरह उनको जो है एज अ बॉलिंग कोच टीम से निकाला गया था और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हमें फतह दिलाई थी और एक साउथ अफ्रीका के अंदर जो है फतह दिलाई थी T20 के अंदर और आई गेस ODIs के अंदर। दैट वाज बेस्ट परफॉर्मेंस टू। एंड देन उसके बाद हमने उसको जो है आड़े हाथों लिया और हमने उसको सैक कर दिया जनाब आकिब जावेद साहब की मेजबानी के अंदर, यानी वो चीफ सेलेक्टर थे तब। फिर उसके बाद टीम हमारी बिल्कुल बन नहीं पाई। आपके शाहिनशाह अफरीदी कैप्टन बनते हैं, देन उसके बाद बाबर आजम बनते हैं, फिर उनको हटाया जाता है, फिर मोहम्मद रिजवान कैप्टन बनते हैं, फिर उनको हटाया जाता है, फिर सलमान अली आगा बनते हैं, फिर उनको सलमान अली आगा को जो है ना फिर वो कर दिया जाता है T20 के कैप्टन बना दिया जाता है। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान है और मोहम्मद रिजवान कंप्लीटली आउट ऑफ कलर है, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल के हो क्या रहा है, किसको कौन सा रोल देना है, किसको कौन कौन सा रोल नहीं देना। अब बात करते हैं कि जो परफॉर्म करते हैं वो टीम के अंदर नहीं होते। हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं T20 के अंदर, यानी PSL के अंदर उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। वो ODI में क्या कर रहे हैं, 8 ओवर में उन्होंने जस्ट 26 रन दिए थे एंड देन उसके बाद 10 ओवर्स की बात करें तो उनके 60 रन बन गए। कैसे बने कोई पता नहीं। आखिरी 10 ओवर्स के अंदर हमने 120 रन दिए हैं, 120 रन दिए हैं। एंड इसी तरह शाय होप जो है उन्होंने 72 बॉल्स के अंदर ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, 62 या 63 रन थे एंड देन उसके बाद 82 बॉल्स के अंदर उनकी जो है ना सेंचुरी कंप्लीट हो गई। तो ये सिनारियो है हमारी डेथ बॉलिंग का। और नसीम शाह जैसा बॉलर जो कि हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर हुआ करता था, वो ऐसे पिट रहा था, यानी
49 ओवर्स के अंदर 22 रन का जाना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी बॉलिंग के ऊपर। वो बॉलिंग जो दुनिया के अंदर मानी जाती थी, पहचानी जाती थी, आज वही बॉलिंग है जिसका कोई पता नहीं चल रहा, कोई पुरसान हाल नहीं है। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज हैं, ना तो उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, कहीं से भी परफॉर्म नहीं किया और वो उठ कर आ गए टीम के अंदर। 28 बॉल के अंदर 23 बनाना इस बैटिंग लाइनअप के अंदर, जिसमें टोटल जो है 92 का स्कोर हुआ है। हम इसमें उनको अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते। अगर आप 2 विकेट्स ले रहे हैं, मे भी आप ठीक होंगे, मे भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बट उनका क्या जो बाहर बैठे हुए हैं। आकिफ जावेद कहाँ हैं, जिनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड के अंदर फर्स्ट डेब्यू मैच के अंदर, वो कहाँ हैं। उसके बाद सलमान मिर्जा को आपने जो है ना बाहर फेंक दिया कंप्लीटली। ये वो क्वेश्चन मार्क हैं जिनका आंसर देना मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का बनता है कि आप कर क्या रहे हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि आखिरी 10 ओवर में ना, जैसे मोहम्मद रिजवान ने खुद भी कहा कि मैच हमारे हाथ में था, लेकिन 10 ओवर के अंदर हमने 120 रन दिया और वहीं से ये मैच निकल चुका था। लेकिन इट्स ओके, आपने 280 रन फर्स्ट मैच के अंदर चेस किए थे और ये भी हो सकते थे अगर करना चाहें तो। और फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने ये भी मेंशन किया है कि जब फोर्थ या फिफ्थ इनिंग जब आप एक ही विकेट पर खेल रहे हो, डेफिनेटली फिफ्थ डे का जब टेस्ट मैच होता है तो बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होने लग जाती है। तो एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ वही हुआ। देन मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, जब आपको पता था कि यहाँ पर हम फिफ्थ इनिंग खेलने वाले हैं, तो आपने ओपन क्यों नहीं किया? आपने टॉस जीतकर फील्डिंग क्यों की? आपको बैटिंग करनी चाहिए थी जब आपको पता है कि बॉल इतनी स्विंग होने वाली है। फिर उसके बाद आप बिल्कुल एक्शन के साथ बॉल को लीव कर रहे हैं और आपके स्टंप को लग रही है, कैच भी नहीं हो रही, स्टंप को लग रही है। तो मेरे ख्याल में आपको फील्डिंग करना तो बनता ही नहीं था, फिर आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। जो आपके साथ हुआ है आप उनके साथ करते हैं, बट अगेन कंप्लीटली क्लूलेस। और यहाँ पर कोचेस को अगर थोड़ा सा साइड पर रखा जाए तो प्लेयर्स के अंदर भी प्रॉब्लम है। डेथ बॉलिंग जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। कितने बड़े नाम निहाद हमारे पास प्लेयर हैं। अब करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर बात। जो पहले 4 बैटर्स हैं, बाबर आजम को थोड़ा सा साइड पर कर दें, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, उनके ऊपर भी बात करेंगे। साइम अयूब 0, अब्दुल्ला शफी 0, बाबर आजम जस्ट 9 रन स्कोर कर पाए। बट वो सिनारियो ही ऐसा था कि आपको थोड़ा बहुत टाइम लेना था, बट अगेन टाइम लेने के बाद भी वो विकेट पर नहीं रह सके। कीप इन माइंड कि सेकंड ओडीआई के अंदर बाबर आजम जो है वो 0 पर आउट हुए थे। इट वाज थर्ड और फोर्थ बॉल। एंड देन उसके बाद मोहम्मद रिजवान कैप्टन हिमसेल्फ, आपको पता है बॉल स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, पड़कर अंदर आ रही है, आप फिर भी बॉल को लीव कर रहे हैं और इतने क्रूशियल मैच के अंदर स्टंप पर लगी गए। एंड देन उसके बाद सलमान अली आगा, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खेला, विकेट के ऊपर रहे विद बाबर आजम। 30 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। देन उसके बाद हसन नवाज जो कि पहले 2 मैचेस में चले लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैच के अंदर नहीं चल सके, 13 रन। देन उसके बाद हुसैन तलत, क्वेश्चन मार्क है, अभी भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ऑल्दो इन्होंने T20 की परफॉर्मेंस की बेस पर आप उनको ओडीआई में कैसे लेकर आ सकते हैं? मैं माइक हैसन की इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि इतने ज्यादा ऑलराउंडर आप टीम में रखकर करना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। क्लूलेस, कंप्लीटली क्लूलेस। या तो फिर आपको आपके बैटर पर कोई शक है या उन पर आपको यकीन नहीं है कि ओके हम बॉलिंग के डिपार्टमेंट में संभाल लेंगे और बैटिंग हमारे पास लंबी बैटिंग लाइनअप हो। बट उसका क्या नतीजा निकला? ना तो आपकी बैटिंग काम आई, ना तो आपकी बॉलिंग का है, ना यानी वही धोबी का कूता, ना डैश का। फिर उसके बाद जो है नसीम शाह, अच्छी खासी इनको मार पड़ी है। अगर मैं इनके बॉलिंग के फिगर आपको बता दूं, ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। नसीम शाह को 10 ओवर के अंदर 72 रन लगे हैं और 2 विकेट लिए हैं। इसी तरह हमारे पास मोहम्मद नवाज को 9 ओवर्स के अंदर जो है वो 60 रन लगे हैं और हम इनको टीम के अंदर लेकर आए हैं और पता नहीं क्यों लेकर आए हैं। चलो T20 की बात करते हैं। मैं यही कहता हूं कि जिस बंदे की ओडीआई की परफॉर्मेंस नहीं है, आप उसको टीम के अंदर ला कैसे रहे हैं और उसकी जगह बंद कैसे रही है? इट्स अ कंप्लीटली क्लूलेस कि आप कैसे किस बिहाफ पर उसको टीम के अंदर लेकर आते हैं। एंड देन उसके बाद नसीम शाह है, हसन अली है, इब्रार अहमद है, कंप्लीटली ऑल इन वे। यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन है शाय होप्स, 120 रन उन्होंने स्कोर किए हैं जस्ट इन 94 बॉल्स। तो मेरे ख्याल में ये विकेट अगर पाकिस्तान के लिए वही थी तो उनके लिए भी वही थी। बहरहाल इसके बाद अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर देखते हैं तो आई डोंट थिंक सो वी आर स्टैंडिंग एनीवेयर। एंड आगे फिर उसके बाद एशिया कप होने वाला है T20 का, लेट्स सी वहां पर क्या होता है। मेरे ख्याल में डे बाय डे पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में, व्यूवरशिप के पर्सपेक्टिव में, क्रिकेट खेलने के पर्सपेक्टिव में
बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा है और डाउनफॉल मजीद भी आएगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर और प्लस जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करती है टीम को, किस तरह एक होनहार यानी जो मेरिट के ऊपर कोचेस आते हैं उनको निकालना, साइड लाइन करना, और फिर किस तरह एक ऐसे जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं है, यानी वहाब रियाज जैसे बंदे जिनको जिनके जिनके जो मशहूर हैं कि बहुत ही लंबा उन्होंने ओवर कराया, देन उसके बाद उनकी बॉलिंग्स को आप देख लें, ओवरऑल उनका कैरियर देख लें, वो पाकिस्तान के या तो चीफ सेलेक्टर बनते हैं, या तो मेंटोर बनते हैं, या तो फिर मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, और फिर अजहर महमूद की जान ही नहीं छूट रही, या तो उनको बॉलिंग कोच बना दिया जाता है, या तो उनको फिटनेस कोच बना दिया जाता है, यानी टीम के अंदर उनको रखना ही रखना है। कुछ ऐसे मखसूस और नाम है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने उनको पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के अंदर रखना ही रखना है, और आपको ये भी पता है कि इनके होते हुए परफॉर्मेंस डे बाई डे नीचे ही जा रही है। तो ये एक रिव्यू था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज लास्ट ओडीआई एंड द इंटायर सीरीज। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।